नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी के मॉडल पेपर को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ऊपर जो कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, सब जितना भी थॉट है ये सब लिखा हुआ है। जो भी को पढ़ने के समय में, इसकी प्रैक्टिस करने के समय में इस पेपर की जो भी कुछ मेन चीज़ें आई थी उनको यहाँ पर नोट डाउन करने की आदत रही है मेरी, तो वो वही वाला प्रैक्टिस सेट मैंने उठा लिया जिसको अपने एग्ज़ाम के टाइम में मैंने सॉल्व किया था। अभी आप देख सकते हैं हमारा जो पहला प्रश्न है वो ऐसे आएगा, जिसमें सभी ऑप्शन में टिक लगा हुआ होगा, लगभग कि जितने भी सही ऑप्शन हैं उनमें टिक लगा होगा। लेकिन आपको ये ध्यान नहीं देना है कि टिक किस में लगा है। सभी लगभग सही ऑप्शन नहीं लगे हुए हैं, कहीं कहीं गलत भी लगे हुए हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस के दरमियान के टिक हैं। तो अभी पीडीएफ तो इन्हीं की बनानी थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिए हैं। अब आपको क्या करना है कि आप क्वेश्चन पर ध्यान दें। आदिकाल, जैसे पूछा गया पहला प्रश्न कि आदिकाल नामकरण किसने किया, तो जो ये प्रश्न है इसका आपको आंसर देखना है, ना कि आपको सारे विकल्प और किस पर टिक लगा हुआ ये भी ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हाँ, आदिकाल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया गया नामकरण है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। इस पेपर में जो आप देख रहे हैं इसमें 125 प्रश्न आप यहाँ पर करने वाले हैं। 125 प्रश्नों में ये बहुत 3 तरह के जो लेबल होते हैं, जो मैं कई बार बताती हूँ कि एक तो बहुत आसान होता है और एक मध्यम वर्ग का होता है, मीडियम होता है और एक हाई लेवल का होता है। तो हर पेपर को मिला करके ऐसे ही बनाया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे शुरुआत के प्रश्न लगभग आपको बहुत ही सामान्य तरह के प्रश्न दिखेंगे, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको उनका लेवल बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, आदिकाल नामकरण किसने किया, तो सही उत्तर लेंगे सीधे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दूसरा प्रश्न है, कृष्ण गीतावली काव्य कृति के लेखक कौन है, सही उत्तर है गोस्वामी तुलसीदास। तीसरा प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। अब देखिए यहाँ पर लग तो बहुत आसान रहा होगा कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा है, लेकिन आप जानते हैं कि रस से प्रश्न जब बनता है तो सबसे बेसिक प्रश्न जो है वो स्थायी भाव का होता है। यहाँ श्रृंगार के सिवा कोई अन्य रस भी हो सकता था, जिसका कि हो सकता है कि स्थायी भाव में कोई कन्फ्यूजन किसी को हो जाए, या कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत आसान सा लगने वाला, बड़ा सामान्य सा लगने वाला प्रश्न भी उत्तर लोग गलत करके आते हैं, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं की होती है। तो इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। सही उत्तर लेंगे रति। अगला है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा, तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास गारसा दत्तासी ने लिखा है। सही उत्तर इसका दूसरा ऑप्शन है। और गारसा दत्तासी ने इस इतिहास को फ्रेंच भाषा में लिखा था। हिंदी साहित्य के पहले इतिहास की ये बड़ी विडम्बना है, यानी कि हिंदी साहित्य की बड़ी विडम्बना है कि हिंदी भाषा का पहला इतिहास ग्रंथ जो है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बनेगा कि अगर आपने फ्रेंच भाषा में पहले इतिहास को पढ़ा है तो हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें कमेंट सेक्शन में कि हिंदी भाषा में लिखा गया सर्वप्रथम हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ कौन सा है, उसे कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिखें। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही उत्तर होगा आचार्य नरेंद्र देव। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी, तो भरत मुनि ने रसों की संख्या मानी है, रस यानी कि जैसे अभी ऊपर जो प्रश्न आया था श्रृंगार, हास्य, करुण, इस जितने भी रस होते हैं इन सब की संख्या अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से मानी है। यहाँ स्पेशली भरत मुनि के रसों की संख्या पूछी गई है, तो ये संख्या है 8। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रॉस का निशान ऐसे दिख रहा है आपको। इसका मतलब है कि जब ये प्रैक्टिस की जा रही थी तो इसमें गलत आंसर दिया गया था, लेकिन बाद में इसको सही किया गया, तो सही वाला टिक यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में अंक हैं। संस्कृत साहित्य भी हिंदी साहित्य में लगा हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं भरत मुनि के द्वारा पूछा गया। भरत मुनि भी संस्कृत साहित्य के कवियों में आते हैं, और रस का टॉपिक भी हो गया और संस्कृत के कवि भी हो गए उसके उसी क्वेश्चन में। तो अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत की रचना है वैसे तो, लेकिन इसका जो ये कालिदास हैं, कालिदास कवि, ये टीजीटी पीजीटी दोनों ही पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, तो इनकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं। इसमें इनके अंक पूछे गए हैं, कितने हैं, तो 7 अंक हैं। अगला प्रश्न है, धनिया और झुनिया किस उपन्यास के पात्र हैं। बहुत कम समय में इसका हम फास्ट रिवीजन करेंगे और बिना ऑप्शन पढ़े फटाफट आंसर करेंगे, जिससे कि आपका समय कम से कम समय में आप 125 प्रश्नों को देख सकें। धनिया और झुनिया किस उपन्यास के पात्र हैं, सही उत्तर है गोदान। अगला प्रश्न है, सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है, इसका सही उत्तर है जैनेन्द्र कुमार। अगला है, पद्मावत में कुल कितने खंड हैं। पद्मावत में वैसे तो जो खंड हैं
उनकी संख्या बहुत कन्फ्यूजिंग रहती है 59 और 57 में, लेकिन फिर भी सही उत्तर है 57। तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं देखनी है एग्जाम में, सीधे सीधे इसका 57 खंड आप लगा सकते हो। पद्मावत के बारे में मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ऊपर नोट किया था कि पद्मावत का जो अंग्रेजी अनुवाद है, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा गया है कि पद्मावत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो A.G. सिप्ले ने किया था पद्मावत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद। अगला है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है इसमें चौथा ऑप्शन ज्योत्सना, आप देख सकते हैं। बाकी सब में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपको कॉमन दिख रहा होगा, लेकिन ज्योत्सना आप ध्यान देंगे बीच में आधा सा और आधा ता, यानी आधा ता और सा आसपास लिखे हुए हैं। इसका जो उच्चारण है वो किसी भी तरह होता हो, लेकिन आपको शुद्ध शब्द जो देखना है वो ऐसे ही देखना है, यानी कि चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है खरगोश किस भाषा का शब्द है। खरगोश फारसी भाषा का शब्द है। विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो विद्यालय का सही संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस आलय, विद्या धन आलय। अगला प्रश्न है अन और आ को क्या कहते हैं। अन और आ जो कि हिंदी वर्णमाला में आते हैं, ये स्वर अन और आ, तो इन्हें क्या कहते हैं। ये स्वर में भी आते हैं, व्यंजन में भी माने जाते हैं, तो इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है महात्मा में कौन सा समास है, तो महात्मा में आत्मा की महानता बताई जा रही है, उसके आगे विशेषण लगा हुआ है, और जब भी विशेष और विशेषण का सामंजस्य होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है, तो कर्मधारय यहाँ पर सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है तितली किसका उपन्यास है। तितली सही उत्तर यहाँ पर होगा जयशंकर प्रसाद जी का तितली उपन्यास है। अगला प्रश्न है हंस पत्रिका के संपादक थे। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से ऑप्शन को देखना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी का ऑप्शन सही पर यहाँ पर टिक लगा हुआ है, तो ए में राजेंद्र यादव हैं और बी में प्रेमचंद हैं, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ए और बी दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा वाला ये ऑप्शन सही है, क्योंकि सबसे पहले तो प्रेमचंद जी रहे हैं हंस पत्रिका के, लेकिन बाद में राजेंद्र यादव भी रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी में हुआ। साये में धूप कब लिखा गया, किसने लिखा, तो साये में धूप के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है सिंह द्वार में समास है। सिंह द्वार में समास है यानी कि जब भी किसी भी कारक का जिसमें प्रयोग होता है वो समास जो है कारक तत्पुरुष समास कहलाता है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा तत्पुरुष सिंह का द्वार, यहाँ पर का चिन्ह जो है वो उसका लोप है। अगला प्रश्न है अपनी केवल धार काव्य संकलन किसका है, तो अपनी केवल धार के लेखक हैं अरुण कमल। मीरा के गुरु कौन थे, अगला 22वें नंबर का प्रश्न है मीरा के गुरु, तो इनका सही ऑप्शन होगा रैदास। अगला है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 23 नंबर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राम रतन धन पायो, यानी कि राम रूपी रतन धन मीरा जी को प्राप्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर जहाँ कहीं भी रूपी शब्द आप अगर प्रयोग करते हैं उसका अर्थ निकालने के संदर्भ में, तो आप समझ लें वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है 24वां जंगम का विलोम क्या होगा। जंगम का विलोम होगा स्थावर। अगला प्रश्न है चंडी चरित। चंडी चरित किसकी रचना है, तो चंडी चरित है गुरु गोविंद सिंह की रचना। ये नाथ साहित्य के अंतर्गत नाथ साहित्य के अंतर्गत नहीं आएगी, बल्कि सिखों के गुरु गोविंद सिंह की रचना है ये। अगला प्रश्न है चतुरी चमार। चतुरी चमार किसका उपन्यास है, तो ये है निराला। कभी कभी इसकी विधा भी पूछ दी जाती है, तो इसकी विधा पर भी ध्यान दें, उपन्यास विधा है इसकी, निराला की रचना है। अगला प्रश्न है लाल तारा की रचनाकार कौन है। लाल तारा इसका सही उत्तर है रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला प्रश्न है भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग किसने कहा। स्वर्ण युग कहा है अब्राहम ग्रियर्सन ने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इनका पूरा नाम है, इन्होंने स्वर्ण युग कहा है। अगला प्रश्न है श्रीद किसका पर्यायवाची है, यानी कि श्रीद शब्द किसका पर्याय है, तो इसमें श्रीद जो है कुबेर का पर्याय है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 30वें नंबर का प्रश्न है मरकट। मरकट का अर्थ है, ये जो मरकट वाला प्रश्न आप देख रहे हैं ये 2011 के टीजीटी पेपर में आया हुआ था। ये प्रश्न है, इसका उत्तर था बंदर, तो यहाँ पर भी मरकट का अर्थ है बंदर। अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो वैसे तो अगर यहाँ पर ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी के सिवाय अगर चिंतामणि या श्याम सुंदर दास दिए गए होते तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती, लेकिन इनके सिवा कोई नहीं दिया गया है, इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी होंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 1903 से इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य प्रारंभ किया था और 1920 तक के इन्होंने इसका संपादन कार्य किया है।
अगला प्रश्न है प्रथम दलित उपन्यास किसने लिखा? तो प्रथम दलित उपन्यास जयप्रकाश करदम ने लिखा है, प्रथम दलित उपन्यास। अगला प्रश्न है आत्मजयी के लेखक। आत्मजयी ऐसी रचना है जो हिंदी के सिवा अन्य किसी भी परीक्षा में, सामान्य ज्ञान में भी ये रचना पूछी आती है। इसके लेखक तो आपको हर हाल में पता ही होने चाहिए, आत्मजयी के लेखक। और आत्मजयी पर कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। ये रचना है, वैसे आत्मजयी पर नहीं बल्कि पूरे साहित्य पर प्राप्त हुआ है कुंवर नारायण को, तो कुंवर नारायण इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह कौन सा है? तो निर्मल वर्मा का इसमें जो कहानी संग्रह वो है परिंदे। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष में संधि कौन सी है? तो प्रत्यक्ष, जब भी आप ध्यान दें बीच में शब्द के अगर बीच में या है, वा है, रा है और ला है, इसके आगे का वर्ण जो है वो कोई भी अर्ध वर्ण है तो वहाँ पर यड़ संधि होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष में संधि है यड़ संधि। अगला प्रश्न है उदय भान चरित। उदय भान चरित किसने लिखा है? तो ये इंसा अल्लाह खां की कहानी है। रानी केतकी की कहानी, ये जो है उदय भान चरित जो है वो रानी केतकी की कहानी का पूर्व नाम था। ये इंसा अल्लाह खां की रचना है। रूपाव के संपादक कौन हैं? अगले प्रश्न में तो रूपाव के संपादक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुदामा चरित किसने लिखा है? सुदामा चरित के लेखक हैं, रचनाकार हैं नरोत्तम दास। आपने बचपन में पंक्तियाँ छोटी क्लासों में पढ़ी होंगी, किसी से पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। तो इस प्रकार से ये पंक्तियाँ बहुत बच्चों में बहुत लोकप्रिय हुआ करती थी। पहले के अध्यापक भी बहुत अच्छे से गा गा के पढ़ाते थे। आजकल वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, इसलिए थोड़ा याद भी नहीं होता बच्चों को, लेकिन याद करके और अच्छे से गा के ही टीचर को पढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है सुजान सागर के लेखक हैं। सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद जी। ये रीतिकाल के रीतिमुक्त कवि हैं घनानंद। अगला प्रश्न है झख सफरी। झख और सफरी, झख को यहाँ पर झस भी पढ़ सकते हैं और सफरी, ये पर्याय किसके हैं? तो ये पर्याय हैं मछली। मैं जब छोटी थी तो बचपन में मैं बहुत बार ये बात सुनती थी, मतलब जैसे लोग कहते नहीं थे तो कि झक मार रहे हो क्या, तो मुझे लगता था कोई मुहावरा होगा। लेकिन बाद में जैसे जैसे हिंदी साहित्य के लिए जब प्रतियोगी बनी, यानी कि जब तैयारी करना शुरू किया, तब हिंदी साहित्य में ये पर्याय पढ़ा मैंने कि झक, झक माने मछली होता है, यानी कि खाली समय में बैठ के क्या मछली मार रहे हो क्या, इसका ये मतलब हुआ। तो इसी चीज़ से मुझे ये आगे याद आ गया। और इत्तेफाक है कि मैंने एक बार एग्ज़ाम जब दिया तो उसमें ये प्रश्न भी उसमें सम्मिलित था। अगला प्रश्न है मीराबाई का मल्हार किसने लिखा? मीराबाई का मल्हार लिखा है मीराबाई ने, सही ऑप्शन मीराबाई ही होगा। अगला है जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है। और कृष्णा सोबती एक बढ़िया जो है लेखिका हैं हिंदी साहित्य जगत की। इन्हें कृष्णा सोबती को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये जो है बहुत बड़ी बात है। अगला प्रश्न है कुलेसरा बहू किसकी कहानी है? ये क्रॉस का जो निशान आप देखते हैं यहाँ पर, ये वाला आप इसको देख के कंफ्यूज मत होइए कि प्रश्न गलत है। ये बल्कि तैयारी के समय जब प्रैक्टिस की थी तो उस समय इसका आंसर मुझसे गलत हुआ था, वही जो है यहाँ पर गलत का निशान लगा हुआ है। कुलेसरा बहू किसकी कहानी है? तो ये कुसुम वियोगी की कहानी है। ये सभी लेखिकाएं हैं, महिला लेखिकाओं का एक टॉपिक आप लोग बिल्कुल ध्यान से अलग से पढ़ें, उनके अच्छे से नोट्स बनाएं जो कि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है गीतावली किसकी कृति है? तो गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की कृति है। मनमाना में समास कौन सा है? मनमाना में तत्पुरुष समास है। कादम्बरी किसने लिखा है? कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट जी हैं, संस्कृत कवि हैं ये। अगला प्रश्न है सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर सूरदास की रचना है। रामचरितमानस की भाषा है, ये भाषा बहुत पूछी आती है, रामचरितमानस की भाषा, विनय पत्रिका की भाषा। तो ये दो जो रचनाएं हैं इनकी भाषा आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अवधी भाषा में लिखा गया रामचरितमानस और जो विनय पत्रिका है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम क्या है? इसमें से डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है इसमें भाषा की शक्ति। आचरण की सभ्यता जो है वो सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। और गेहूं बनाम गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इस तरह से ये चारों ऑप्शन क्योंकि इसलिए बता दिए क्योंकि यहाँ पर हमने लिख रखे थे पहले से, और दूसरी चीज़ ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था, इसलिए भाषा की शक्ति आप ध्यान दें, संपूर्णानंद की रचना है। 50 नंबर पहुँच चुके हैं हम लोग। 50 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि भला मैं क्या कर सकता हूँ में भला शब्द किस प्रकार का शब्द है?
तो आप जानते हैं जिस भी शब्द को किसी अन्य शब्द या वाक्य के साथ जोड़े बिना उसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता हो या उसे प्रयोग नहीं किया जा सकता हो, वो शब्द अव्यय होता है। तो यहाँ पर ये शब्द व्यय नहीं किया जा सकता, इसलिए अव्यय है। तो भला शब्द जो है वो अव्यय है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार कौन है? सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार वीरेंद्र जैन हैं। वीरेंद्र कुमार और वीरेंद्र जैन दोनों ही ऑप्शन में मिलते हैं, तो अभी आपको ध्यान दे करके वीरेंद्र जैन को ही लगाना है। अगला प्रश्न है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है कौन सी? तो छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना। पहला ऑप्शन सही होगा, झरना। यहाँ मैं लिख देती हूँ साफ साफ, झरना। ये 1918 में प्रकाशित हुई थी, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और पल्लव का भी प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है, कामायनी का भी पूछा जाता है, लहर का भी पूछा जाता है। और झरना पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला, तो ये भी झरना ही इसका उत्तर है। आप देख सकते हैं पल्लव का प्रकाशन वर्ष 1928 है, कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935 है, लहर का 1933 है। हिंदी शब्दानुशासन किसने लिखा? अगला प्रश्न है, तो हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास बाजपेयी की रचना है। एक प्रश्न ऐसा ही और है, शब्दानुशासन, ये शब्दानुशासन और हिंदी शब्दानुशासन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि शब्दानुशासन हेमचंद्र ने लिखा है और हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास बाजपेयी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, ऋतुसंहार। ऋतुसंहार रचना के रचनाकार कौन है? तो ये है ऋतुसंहारम, ये कालिदास की रचना है। अगला प्रश्न है, करुणालय किसका गीत नाट्य है? करुणालय, तो ये हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है और रचना है जयशंकर प्रसाद की, और ये 1913 में प्रकाशित हुआ था। इसके 3 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो इसके रचनाकार कौन है, दूसरा इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, और तीसरा क्योंकि हिंदी का प्रथम गीत नाट्य होने का इसको सौभाग्य प्राप्त है, ये सौभाग्य ही कहेंगे, तो इसलिए इसे 3 प्रश्नों में आप तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम संस्मरण किस पत्रिका में छपा? प्रथम संस्मरण सरस्वती पत्रिका में छपा था। बालमुकुंद गुप्त का संस्मरण था ये, और ये प्रथम संस्मरण के रूप में सरस्वती पत्रिका में छापा गया था। अगला प्रश्न है, गमन का विलोम क्या है? गमन का विलोम है आगमन। प्रेरणा कहानी किसने लिखी? तो प्रेरणा कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, अतनु। अतनु किसका पर्याय है? अतनु कामदेव का पर्याय है। अगला प्रश्न है, का कौन सी ध्वनि है? तो जब ध्वनि की बात आती है तो इसमें अल्प प्राण, महाप्राण, अंतस्थ, ऊष्म, ये सभी चीज़ें आपको इसका एक स्पेशल नोट्स बनाना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द जो है ये पूरे वर्णमाला पर जो है जितने भी प्रकार के वर्ड होते हैं इन सभी पर मैं एक सेपरेट वीडियो आपको दे सकूँ। तो का ध्वनि जो है ये पूछी गई कि किस प्रकार की ध्वनि है, तो ये अल्प प्राण है। और अल्प प्राण को पहचानने के लिए आप एक ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं, 135 यानी 135। 135 का मतलब है कि जो वर्ग है, जैसे का लिखा आपने तो क वर्ग कहा जाएगा इसको। तो क वर्ग में 5 वर्ड आएंगे यानी का, खा, गा, घा, अंगा। तो 5 जो होंगे इनको एक संख्या दे दी गई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो यानी कि पहला और तीसरा और पांचवा जो वर्ड है वो अल्प प्राण में आएगा, क वर्ग का या किसी भी वर्ग का। और महाप्राण में 24 यानी कि दूसरा और चौथा वर्ड आएगा। तो इसकी भी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अल्प प्राण महाप्राण पर वीडियो भी पहले से मैंने डाली हुई है, फिलहाल मैं इसकी प्लेलिस्ट में इसको जोड़ दूंगी और आप अच्छे से देख सकते हैं बाद में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई में कुल दोहे हैं। बिहारी सतसई में कुल दोहे की संख्या कितनी है? तो देखिए आपको ऑप्शन ज़्यादातर जो मिलता है वो मिलता है 719। तो सही उत्तर तो होगा 719, लेकिन अगर 719 नहीं हुआ और 719 के साथ 713 भी दे दिया गया तो आप क्या करेंगे? तो सही जो संख्या होगी वो होगी 713, क्योंकि 6 इसमें छंद हैं और उनको मिला करके 719 इसमें माने जाते हैं, लेकिन दोहों की संख्या 713 है। भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट में अव्ययी भाव समास है, क्योंकि जो भरपेट, भर है यहाँ पर जो अव्यय लगा हुआ है शब्द के आगे, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। और इसके अलावा विद्यापति के कुल कितने ग्रंथ हैं? 63 नंबर के प्रश्न पर हम पहुँचे हैं। विद्यापति के कुल कितने ग्रंथ हैं? ये संख्या पूछी आती है, बार बार पूछी गई है। इसके ग्रंथों की संख्या है इनके 16। शुद्ध शब्द इसमें शुद्ध है इसमें बताना कौन सा, कि शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है? तो इसमें है द्वंद्व, यानी कि
द्वंद्व, पहला वाला जो जिसमें दा के नीचे वाह है और पीछे वाले दा के नीचे भी वाह दिया गया, द्वंद्व, ये शुद्ध शब्द है। विश्वविद्यालय कैसा शब्द है? आपको इस तरह की भी तैयारी करनी पड़ेगी जब भी आप कोई भी परीक्षा देने चलते हैं हिंदी की, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की ही क्यों ना हो, तो आपको शब्दों की पहचान पहले तो होनी चाहिए कि शब्द जो है, जैसे यौगिक होता है, रूढ़ होता है, योग रूढ़ होता है, शंकर होते हैं, मिश्रित होते हैं, देशज होते हैं, विदेशज होते हैं। तो इस प्रकार से शब्द जो है पहचानना आना चाहिए। और कैसे आप पहचानेंगे यौगिक और योग रूढ़ और रूढ़ पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। और नहीं तो नेक्स्ट जो है इसको मैं लाइव सेशन में करवा दूंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। तो विश्वविद्यालय शब्द जो है वो यौगिक शब्द है। क्यों है? क्योंकि इसमें दो शब्द हैं, एक तो है विश्व और दूसरा है विद्यालय, दोनों को मिला करके ये शब्द बनाया गया, तो ये हो गया यौगिक। अगला शब्द है को, किस विभक्ति का चिन्ह है को? तो ये आप देख रहे हैं, ये कारक के द्वारा आप पहचान सकते हैं। तो ये कर्म कारक का चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, नानी ने, रारी रे, अधिकरण में पे, पर, इस प्रकार से चिन्ह इसके पहचाने जाते हैं। तो कर्म का चिन्ह जो होता है वो होता है को। या, रा, ला, वा को कहते हैं। इसमें से क्या कहेंगे? यारा, लावा को? तो ये कहेंगे इसमें से अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न है, ज्ञा का निर्माण हुआ है। ज्ञा, ये वीडियो मैं रात में बना रही हूँ, कुत्तों की बहुत ज़्यादा भौंकने की आवाज़ आ रही है, इसको नज़रअंदाज करें। और हो सकता है माइक कैच भी न कर रहा हो, और अगर कर भी रहा है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो मुख्य ज़रूरत होती है, मुख्यतः वो होती है एकाग्रता की। और फास्ट रिवीजन कराने में मैं ये ध्यान नहीं दे रही हूँ कि क्या शोर आ रहा है, क्या आवाज़ आ रही है। मैं फटाफट आपको सही उत्तर पर लेके जा रही हूँ। जैसे यहाँ प्रश्न पूछा गया, ज्ञा का निर्माण हुआ है, तो ज्ञा का निर्माण दो वर्ड से हुआ है, एक तो जा और एक इया। कभी कभी क्लास में बच्चे पूछ लेते हैं कि मैम इया माने तो कुछ नहीं होता है, तो इसको वर्णमाला में क्यों रखा गया? तो मुझे ये ज्ञा का जो है उदाहरण देना पड़ता है कि देखो जा और या मिलकर के ज्ञा का निर्माण करते हैं। तो वैसे ही आप लोगों को जा और या नहीं दिखना चाहिए, बल्कि या दिखना चाहिए। अगला प्रश्न है, यामा किसका काव्य संकलन है? यामा महादेवी वर्मा का काव्य संकलन है, और यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है, वर्ड, ठीक है। और इसके बाद जो आता है नंबर, वो आता है शब्द का, और इसके बाद वाक्य का नंबर आता है। तो इस प्रकार से वर्ड जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और इससे भी छोटी इकाई होती है ध्वनि। अगर ध्वनि यहाँ ऑप्शन में होता तो आप ध्वनि लगाते। अगला प्रश्न है, अरविंद किसका पर्याय है? तो ये कमल का पर्याय है अरविंद। जैसे कभी कभी आप शब्द सुनते हैं कि प्रभु के मुखारविंद से मैंने ये सुना, ये किसी जो है साधु के मुखारविंद से मैंने सुना, तो यानी कि मुख रूपी कमल से मैंने ये शब्द सुने। तो कमल का पर्याय है अरविंद। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है। आपका बंटी बहुत पूछा आता है, ये रचना बहुत ज़्यादा उपन्यास ये पूछा आता है। तो इसके जो लेखिका हैं इसकी, वो है मन्नू भंडारी। ध्यान रखना है आपको। मन्नू भंडारी का जन्म समय भी पूछा आता है, और कभी कभी इन लेखिकाओं का क्रम भी पूछा जाता है। तो मन्नू भंडारी की और कृष्णा सोबती की, उषा प्रियंवदा की जितनी भी रचनाएं हैं, उन समस्त रचनाओं का नोट्स आपको बना के याद करना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था। और आप जानते हैं कबीर का जन्म जो है जिस भी परिस्थिति में हुआ, इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक दंपति ने किया था, जो कि जुलाहा दंपति थे। और इनका जन्म जो है विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? तो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये 1929 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, राम से चला नहीं जाता वाक्य में वाच्य कौन सा है? वाच्य वाले प्रश्न भी आपको ध्यान रखने हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इन तीनों वाच्यों के प्रश्न जो है पूछे आते हैं। इनमें से कोई ना कोई एक आपको परीक्षा में ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर राम से चला नहीं जाता, तो जब भी कभी किसी शब्द किसी भी वाक्य में जब नहीं लग जाता है तो वो भाववाच्य की श्रेणी में आ जाता है, यानी कि यहाँ दूसरा वाला सही होगा। आप सोच रहे होंगे आपकी नहीं लगा तो निषेधवाचक होना चाहिए, लेकिन आप ध्यान देंगे यहाँ पर 3 प्रकार के ऑप्शन आपको मिले हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। निषेधवाचक यहाँ पर कोई भी ऐसा विकल्प आपको नहीं दिया गया है। तो जब भी ये, जैसे मैं एक उदाहरण और देती हूँ कि प्रिया
से पढ़ाई होती है, ठीक है, प्रिया से पढ़ाई होती है, तो वहाँ पर कर्तृवाच्य हो जाएगा। लेकिन प्रिया के द्वारा पढ़ा जाता है, तो वहाँ के द्वारा जब लग गया तो वहाँ कर्मवाच्य हो जाएगा। फिर अगला वाक्य बनेगा कि प्रिया से पढ़ा नहीं जाता है, तो प्रिया से जब नहीं पढ़ा जाता है तो वहाँ पर वो भाववाच्य हो जाएगा। इस प्रकार से एक ही उदाहरण से आप तीनों को समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, मेवाती किस उपवर्ग की बोली है? तो मेवाती राजस्थानी हिंदी की बोली है। बोली से भी एक प्रश्न जरूर आता है। बोली का जो है आपको क्षेत्र पता होना चाहिए, किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, किस उपभाषा वर्ग की कौन सी बोली है, और किस जो है संविधान संशोधन के द्वारा किस बोली को या किस भाषा मतलब किस बोली को संविधान में जगह दी गई, ये सब भी आता है। साथ में संवैधानिक अनुच्छेद भी आते हैं। अगला प्रश्न है, झंडा कैसा शब्द है? झंडा विदेशी शब्द है। और अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था। सर्वप्रथम गुजरात में मिलता है, वहाँ के जो शिलालेख थे उसमें मिलता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, कभी कभी आपसे किसी के अनुसार भी पूछ लेता है, तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा हैं हिंदी के प्रथम कवि। अगला प्रश्न है, शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप इसमें से कौन सा होगा? जैसे आप संख्या पढ़ते हैं ना कि 94, 95, 96, हम लोग को पढ़ने में 95 आसान लगता है, इसलिए हम 95 पढ़ते हैं, लेकिन वो शुद्ध रूप नहीं है। शुद्ध रूप होता है 95। तीसरा ऑप्शन आप यहाँ पर देखेंगे 95। अगला प्रश्न है, मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चिर हूँ, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो महादेवी वर्मा की जितनी भी रचनाएं आप देख सकते हैं, यामा है, नीरजा है, निहार है, सारा आकाश नहीं है। सारा आकाश जो है वो जहाँ तक मुझे लग रहा है सारा आकाश मन्नू भंडारी की रचना है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न है, फैजाबाद में बोली जाती है, यानी भी मैंने ऊपर वाले प्रश्न में कहा ही था कि आपको क्षेत्रों की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो फैजाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? ये है अवधी, ठीक है। फैजाबाद यानी कि अयोध्या के पास का स्थान है, अयोध्या में अवधी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? तो प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया हिंदी की खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसमें 17 सर्ग हैं। तो इसका सारांश भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन जो है पूछा जाता है, यानी कि नायक नायिका इसके कौन है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय किस वाद के प्रवर्तक हैं? तो अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद का प्रवर्तन जो है अज्ञेय ने सन 1943 में तार सप्तक पत्रिका से प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं। दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? तो ये है नासिरा शर्मा। कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। तो इस तरह के शब्द जो आते हैं इनको आपको ध्यान रखना है, और ख़ासकर बहुत आसान से दिखने वाले जो शब्द होते हैं वो लगता है कि हाँ हमारे इसी हिंदी भाषा के हैं, लेकिन नहीं होते। जैसे कि प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो बहुत लोगों को आश्चर्य होगा कि हिंदी का ही शब्द पूछा जा रहा है, लेकिन अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, क्योंकि ये हिंदी का बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न है, हरिबिंदी किसकी कृति है? तो हरिबिंदी मृदुला गर्ग की कृति है, मृदुला गर्ग। अगला प्रश्न है, भवभूति का मूल नाम क्या था? तो भवभूति का मूल नाम है श्रीकंठ। अगला प्रश्न है, छठी का दूध याद आना। छठी का दूध याद आना का तात्पर्य होता है बुरा हाल होना। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अर्थ निकालेंगे, पहले अर्थ निकाल करके ही अलंकार की पहचान की जा सकती है कि चरण कमल बंदो हरिराई, कि मैं हरि की वंदना, उनके चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूँ या करती हूँ, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, चेतना के बिंब किसका रेखा चित्र है? चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र का रेखा चित्र है। अगला प्रश्न है, आँख की किरकिरी होना का क्या अर्थ है? तो ये है अप्रिय लगना, यानी कि जैसे कभी कभी ना कि किसी को देखने का मन नहीं करता है, जैसे कोई आता है व्यक्ति वो अप्रिय पहले से लग रहा है, पसंद नहीं है, और उसको देख के जैसे लगता है आँख में कोई किरकिरी सी हो गई, इसको वाक्य में प्रयोग करें तो इसी प्रकार से अप्रिय लगना का ही प्रयोग आप आँख की किरकिरी होने के अर्थ में करेंगे। अगला है, वैदेही वनवास किसने लिखा? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। अगला प्रश्न है, रत्नाकर शब्द
किस कवि के लिए कहा जाता है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर, रत्नाकर जगन्नाथ दास जी का उपनाम है। अगला प्रश्न है कवि प्रिया किसकी रचना है? तो कवि प्रिया आचार्य केशवदास की रचना है, जो कि रीतिकालीन कवि हैं आचार्य केशवदास। अगला प्रश्न है कामायनी की भाषा क्या है? तो कामायनी की भाषा है खड़ी बोली। कामायनी का प्रकाशन वर्ष बहुत पूछा आता है, इसका प्रकाशन वर्ष 1935 जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है हिंदी की श ध्वनि, श तालव्य श पूछा गया यहाँ पर, सा ध्वनि कौन सी है इसमें से? तो ये तालव्य है, तालु से इसका उच्चारण होता है इसलिए इसको तालव्य बोलते हैं। अगला प्रश्न है परिमल किसकी रचना है? तो परिमल निराला की रचना है। अगला प्रश्न है बनारस अखबार किसकी पत्रिका थी? बनारस अखबार राजा लक्ष्मण सिंह की पत्रिका थी। राजा लक्ष्मण सिंह की नहीं थी, बल्कि बनारस अखबार जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की पत्रिका थी। राजा लक्ष्मण सिंह की पत्रिका थी प्रजा हितैषी। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सही ऑप्शन जो लगा था उसी को मैंने बोल दिया, लेकिन सितारे हिंद की पत्रिका है। अगला प्रश्न है आदिकाल का समय शुक्ल जी ने क्या माना है? तो आदिकाल का समय शुक्ल जी ने माना है 1050 से 1375 संवत 1050 से, जिसे कि इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है। लंबोदर में समास कौन सा है? लंबोदर में समास है बहुब्री। जब भी कोई अन्य अर्थ देने वाला शब्द होता है उसमें बहुब्री समास होता है, इसके लिए कहा जाता है कि अन्य अर्थ प्रधाने। तो इस प्रकार से आप इसको पहचान सकते हैं। अगला है प्रश्न अभिज्ञ का विलोम क्या है? अभिज्ञ का विलोम, आप देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इनके अनुसार आपको विज्ञ भी लग सकता है, भिज्ञ भी लग सकता है, लेकिन इसका जो विलोम है वो है अनभिज्ञ। इसको ध्यान देना है। भिज्ञ नाम का कोई शब्द नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? कुल स्वर कितने हिंदी में? तो 11 हैं। जब आपको याद होगा, अगर आप कई बार परीक्षा में बैठ चुके हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो याद होगा कि पहले छोटी कक्षाओं में हमें 13 स्वर पढ़ाए जाते थे, जिसमें अन और आ को भी जोड़ा जाता था, लेकिन बाद में पता चला अन और आ तो अयोग वा हैं और ये 11 स्वर होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है रघुवंशम किसकी कृति है? रघुवंशम कालिदास की कृति है। रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, ये सभी जो कृतियाँ हैं ये कालिदास की कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है रामेण। रामेण शुद्ध रूप है, शुद्ध नहीं बल्कि शब्द रूप है, यहाँ पर होना चाहिए। रामेण जो है शब्द रूप है तृतीया एक वचन का, तो शब्द रूप भी इसमें पूछे आते हैं, शब्द रूप को भी आपको तैयार रखना है। अगला प्रश्न है अपव्यय। अपव्यय का विलोम क्या होगा? यानी कि अपव्यय यानी ज़्यादा खर्च करने वाला, तो उसका विलोम जो होगा वो कम खर्च करने वाला होगा। तो कम खर्च करने वाले के लिए एक शब्द होता है मितव्यय, तो मितव्यय इसका विलोम होगा। अगला प्रश्न है मालती माधव किसकी कृति है? तो मालती माधव भवभूति की कृति है। इत्यादि में संधि कौन सी है? तो यहाँ पर संधि है यड़ संधि। इसके पहले भी मैंने बताया कि या, वा, रा और ला के आगे कोई अगर अर्धवर्ण आता है तो वहाँ पर यड़ संधि होती है। अगला प्रश्न है शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे किसने लिखा? तो ये बालमुकुंद गुप्त ने लिखा। ये संस्मरण है और सबसे पहले यही प्रकाशित हुआ था, ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं? तो इन्होंने 4 भागों में आत्मकथा लिखी है हरिवंश राय बच्चन ने। सबसे पहला भाग इनका क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर इसके बाद में दूसरा जो है वो है नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा है बसेरे से दूर और चौथा है सोपान 10 द्वार से सोपान तक। अगला प्रश्न है नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। अगला प्रश्न है रात दिन। रात दिन में समास कौन सा है? रात दिन में समास है द्वंद्व समास, क्योंकि यहाँ पर बीच में अगर किसी समास के बीच में योजक चिन्ह लगा है या फिर और लिखा है, अगर उसका विग्रह करके अगर आपको और मिलता है शब्द तो वहाँ पर द्वंद्व होता है। पावक का सही संधि विच्छेद क्या है? पावक का सही संधि विच्छेद होगा पौ प्लस अक, यानी कि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, पौ प्लस अक। पौ का औ लेते हैं और औ का आ लेते हैं, इन दोनों को मिला करके आओ बनता है और पावक में बीच में शब्द जो जुड़ा हुआ है वो आओ प्रदर्शित होता है। अगला प्रश्न है और ये किस संधि में आएगा? तो ये आएगा अयादि संधि में। अगला प्रश्न है एक भारतीय आत्मा कहे गए। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है काव्यादर्श किसकी कृति है? तो काव्यादर्श दंडी की कृति है। संस्कृत की रचनाएं बहुत पूछी आती हैं, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इन पर एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा बहुत जल्द, और तैयार करके रखिए। और इसके साथ साथ इनके उपनाम और इनके पिता के नाम भी आजकल पूछे जाने लगे हैं, तो इन्हें भी आपको अपने शॉर्ट नोट्स में बना लेना है। अगला प्रश्न है बाण किस रीति के कवि हैं? तो बाण
पांचाली रीति के कवि हैं? 3 प्रकार की रीतियाँ होती हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। तो बाणभट्ट जो है वो पांचाली रीति के कवि हैं। अगला प्रश्न है, दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है? तो दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है श्रावकाचार। अगर आप ऑप्शन देखें तो पृथ्वीराज रासो लिखा है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, लेकिन प्रथम रचना श्रावकाचार मानी जाती है, जिसके रचनाकार देवसेन है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो स्वयंभू का नाम लिया जाता है और देवसेन को नहीं लिया जाता। अगला प्रश्न है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। अगला प्रश्न है, जूही के फूल किसने लिखा है? जूही के फूल लिखा है, इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, वैसे तो निराला ने लिखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑप्शन जो है राम कुमार वर्मा दिख रहा है। जूही के फूल ये इनका कोई गद्य विधा में लिखा गया कोई रचना इनकी है, तो इसलिए हम राम कुमार वर्मा को यहाँ पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। अगला प्रश्न है, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत जी की। अगला प्रश्न है, अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, श्री गणेश वैसे तो शुरू करने को प्रारंभ करने के लिए कहा जाता है और इतिश्री कहा जाता है समाप्त करने के लिए। समाप्त करते समय में हम यहाँ पर श्री गणेश वाले प्रश्न को हल कर रहे हैं। श्री गणेश का विलोम होगा इतिश्री। तो आज की इस वीडियो में हमने 125 प्रश्न आपको हल करवाए हैं, जो कि एक मॉडल पेपर की तरह आपके लिए काम आएगा। प्रैक्टिस सेट की तरह आप इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन प्रैक्टिस की तरह मैंने प्रैक्टिस नहीं करवाई है, बल्कि एक मॉडल सेट की तरह करवाई है। प्रैक्टिस में हमने 4 ऑप्शन आपको नहीं बोले हैं। तो अगली बार जब हम इसी मॉडल सेट की जब आपको प्रैक्टिस करवाएं, तब आप सभी लोग लाइव रहें और लाइव में ये क्वेश्चन फिर से एक बार करवाए जाएंगे, जिससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाए। तो अभी आप कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए। आपको बहुत अच्छा पेपर लग रहा था, इजी लग रहा था या टफ लग रहा था या मीडियम लग रहा था, इसे भी बताएं। और अगला पेपर सेट लेकर के हम फिर से उपस्थित होंगे अगले दिन। और तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।